हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में सारे वीडियोज़ मिलते हैं, वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए हेल्पफुल हैं। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन हैं खास करके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। एक दो क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। डब्ल्यू.जी. समनर के अनुसार संस्था एवं कानून प्रस्तुत होते हैं। तो ऑप्शन है रूढ़ियों द्वारा, संस्कृति द्वारा, समूह द्वारा या फिर प्रतिमानों द्वारा यानी मानकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिमानों द्वारा, मानकों द्वारा। समनर के अनुसार संस्था और कानून जो होते हैं वो प्रस्तुत किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रतिमानों द्वारा। यानी जो संस्था होती है तो उसके कुछ मानदंड होते हैं, कुछ मानक होते हैं जिन्हें कि पूरा करना होता है। तो देखिए, इसके अलावा क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही, इसके अलावा क्वेश्चन में हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे समनर है तो समनर से संबंधित और भी क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। तो इससे एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, डब्ल्यू.जी. समनर है, सबसे पहले तो ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। और ये मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो फोकवेज की जो फोकवेज इनकी बुक भी है और फोकवेज का इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया है। फोकवेज के अध्ययन से ये जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से ये फोकवेज के लिए ही जाने जाते हैं। और इसके अलावा समनर जो है, इन्होंने संस्था का उद्विकास भी बताया है। और इन्होंने संस्था का उद्विकास बताया था कि संस्था जो होती है वो जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में बदल करके, तो इन्होंने संस्था का एक उद्विकास, एक क्रम बताया हुआ था। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोकवेज पुस्तक है ये 1906 में आई थी। ये भी कई बार पूछी जाती है, तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा समनर का जो एक कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म, ये भी इन्होंने दिया था। एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी समनर ने दिया था, जिसको स्वजातिवाद या नस्लवाद भी बोला जाता है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था एथनोसेंट्रिज्म। और इसके अलावा इन्होंने जो है अंतः समूह और बाह्य समूह, दो प्रकार के समूहों की बात की थी। ये भी पूछा जाता है, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरे की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी आप अपनी संस्कृति को दूसरे की संस्कृति की तुलना में ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला है निर्जाति केंद्रितावाद, दूसरा है अज्ञात केंद्रितावाद, तीसरा है स्वकेंद्रितावाद, ये चौथा है राष्ट्रीयता। तो देखिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जाति केंद्रितावाद। और ये क्वेश्चन भी किससे संबंधित है? तो ये समनर से ही रिलेटेड है। इन्होंने जो अपना स्वजाति केंद्रितावाद या फिर एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जब अपनी संस्कृति को हम दूसरे की तुलना में सबसे अच्छा मानते हैं और अगले की संस्कृति को हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? निर्जाति केंद्रितावाद यानी एथनोसेंट्रिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा इस प्रकार की है कि व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार, प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है C.W. मिल्स, दूसरा है S.F. नाडल, तीसरा है H. गर्थ और चौथा है R.K. मर्टन। तो ये सामाजिक संरचना की परिभाषा किसकी है? जिसमें जो है व्यक्तियों की सापेक्षिक भूमिकाओं की बात की जा रही है। तो अगर कीवर्ड आपको पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S.F. नाडल।
SF नाडल जो है इन्होंने सामाजिक संरचना की परिभाषा दी थी कि जो सामाजिक संरचना होती है वो मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क प्रणाली का क्या होता है, अमूर्त रूप होता है। तो इन्होंने सामाजिक संरचना को क्या माना है, अमूर्त माना है। तो SF नाडल जो है ये ऑस्ट्रिया के ब्रिटिश मानव शास्त्री थे और इन्होंने अपना जो है संरचनात्मक प्रकारवाद का सिद्धांत दिया हुआ है और उसमें इन्होंने सामाजिक संरचना की परिभाषा भी दी थी। तो इन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो संरचना होती है वो क्या होता है। तो इन्होंने बताया संरचना जो होती है वो अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता होती है और ये जो संरचना होती है ये स्थानांतरित होती है और अपरिवर्तनशील होती है, लेकिन इसके जो अंग होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। और इनके विचार का मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या था, तो इनके विचार का मुख्य केंद्रीय बिंदु जो है वो है भूमिका पर ये बल देते हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर भूमिका वर्ड मिले तो ज़्यादातर वहाँ पे नाडल के होने के चांस होते हैं। और इन्होंने भूमिका को 4 बिंदुओं में बांटा भी था और इसमें इन्होंने बताया था कि जो भूमिका होती है, पहला इन्होंने बताया था कि भूमिका के गुण, दूसरा इन्होंने भूमिका की आंतरिक संरचना की बात की थी, तीसरा इन्होंने भूमिका का वर्गीकरण किया था और चौथा इन्होंने भूमिका के बीच पाई जाने वाली एकता की बात बताई थी। तो ये इस तरीके से इन्होंने भूमिका को 4 बिंदुओं में बांटा था। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये किसकी बुक है, तो ये SF नाडल की है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये आई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने बांटा है। पहला है स्पेंसर, दूसरे हैं एलिस मॉर्गन, तीसरे हैं पिट्रिम सोरोकिन और चौथे हैं वेबर। तो संस्कृति को 3 भागों में किसने बांटा था, इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक। ये PGT में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सोरोकिन। तो सोरोकिन जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं, तो इनका जो सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत है ये मुख्य रूप से इसके लिए जाने जाते हैं, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने जो है सामाजिक स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट भी दिया था, सामाजिक गतिशीलता का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार भी बताए थे, जिसे इन्होंने क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उदग्र सामाजिक गतिशीलता में बांटा था, जो कि कई बार पूछा गया है इनका वर्गीकरण। और इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की भी बात की थी और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का भी सिद्धांत दिया था। तो ये मुख्य इनके जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, वो जो है इनसे संबंधित हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभिजन वे लोग आते हैं जो उच्चाधिकार पदों पर काबिज होते हैं। ऑप्शन है बड़े व्यापार निगमों, दूसरा है सेना, तीसरा है संघीय सरकार, चौथा है राज्य अधिकारी तंत्र। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो C.W. मिल्स के अनुसार शक्ति अभिजन में कौन लोग आते हैं जो कि उच्च अधिकार पदों पर आसीन होते हैं। तो इसमें से कौन कौन लोग होते हैं जो उच्च अधिकार पदों पर रहते हैं और उनके पास जो है शक्ति होता है, शक्ति अभिजन यानी उनको एलीट बोला जाता है। तो देखिए इन्होंने बताया था जो बड़े व्यापारी होते हैं, दूसरा जो लोग सेना में होते हैं और तीसरा जो संघीय सरकार में होते हैं। तो ये तीनों ही एलीट कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगर आपको क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको जो है फ्री में सारे वीडियोज़ मिलेंगे और आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और इतने ज़्यादा कम व्यूज आते हैं तो फिर जो है मोरल डाउन हो जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं होता है कि पहले किताबों को पढ़ें उसके बाद फिर उसमें से चीज़ें निकाल करके आपके सामने लेकर आएँ। तो आप जो है हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट कर दीजिए और हमारे जो है हमारे चैनल को जो है थोड़ा आप सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी शीर्षक पुस्तक लिखी है। पहला है आई कोहेन, दूसरे हैं डी सील, तीसरे हैं कॉलिंस पी हिल्स और चौथे हैं मैनुअल कैस्टेल्स। तो ये पुस्तक किसकी है, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। तो सूचना समाज के बारे में मैनुअल कैस्टेल्स ने बहुत कुछ बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनुअल कैस्टेल्स। इनकी जो पुस्तक है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, ये भी कई बार पूछी गई है।
और मैनुअल कैस्टल्स की बात की जाए तो ये एक स्पेनिश समाजशास्त्री हैं और इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी का अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है। तो इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन के बजाय आपका 30-40 क्वेश्चन एक तरह से तैयार हो रहा है। तो आप लोग फिर बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है। लियोटार्ड हैं पहले, जॉर्ज रिटजर हैं, तीसरे हैं जिगमंड बॉमेन और चौथे हैं रॉबर्ट मिशेल। तो आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिगमंड बॉमेन। तो जो ये जिगमंड बॉमेन है, ये आधुनिकता पर बहुत कुछ लिखते हैं और इन्होंने आधुनिकता को एक विध्वंस मॉडल बनाया था। यानी जो आधुनिकता की ये बात करते हैं तो ये आधुनिक समाज को अच्छा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि आधुनिक समाज जो है वो एक विध्वंसक समाज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है? यानी रिस्क सोसाइटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। पहला है एच.एस. बेकर, दूसरे हैं उल्रिच बेक, तीसरे हैं डेनियल बेल और चौथे हैं सुसेन बेकर। तो जोखिम समाज के विचार से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्रिच बेक। तो उल्रिच बेक का जो जोखिम समाज का ये अवधारणा है, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया था? रिस्क सोसाइटी, जो इनकी पुस्तक है रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी, ये 1992 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने अपना जोखिम समाज से संबंधित, रिस्क सोसाइटी से संबंधित सारा अपना कुछ इन्होंने इसमें बताया है। और ये जो है उत्तर आधुनिकता को क्या मानते हैं? एक रिस्क सोसाइटी मानते हैं। सॉरी, आधुनिक समाज में जो भी चीज़ें होती हैं उसे ये रिस्क सोसाइटी बोलते हैं। और इन्होंने जो है उत्तर आधुनिकता का विरोध किया था और इन्होंने आधुनिकता को क्या कहा था? तो इन्होंने आधुनिकता के खिलाफ भी थे और उत्तर आधुनिकता का इन्होंने विरोध भी किया था और उत्तर आधुनिकता को इन्होंने सेकेंड मॉडर्निटी कहा था, द्वितीय आधुनिकता की स्थिति बताई थी इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने जो है आधुनिक समाज को क्या कहा था? तो इन्होंने आधुनिक समाज को आपत्तिजनक समाज माना था। इनका कहना था कि आधुनिकता जो होता है एक जोखिम भरा समाज है। रिस्क सोसाइटी इनकी बुक हो गई, रिफ्लेक्टिव मॉडर्निटी जो है ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये सब इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो 1-2 पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए? पहले हैं लुई अल्थुजर, दूसरे हैं मिशेल फूको, तीसरे हैं गिडेंस और चौथे हैं जैक्स देरिडा। तो किसने जो है क्या कहा है कि संकेत को मतलब हमेशा जो है अपर्याप्त रूप से विलोपन के अधीन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देरिडा। देरिडा जो है ये संकेत को क्या मानते हैं? तो इनका जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से इन्होंने उसमें संकेत को इम्पोर्टेंस दिया है। इसके अलावा इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, विखंडन का सिद्धांत दिया था, डिकंस्ट्रक्शन, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है देरिडा से रिलेटेड। और इन्होंने कई कॉन्सेप्ट भी दिए थे, लोगोसेंट्रिज्म जैसे हो गया, विखंडनवाद यानी विसंरचनावाद इन्होंने दिया था। और इसके अलावा इन्होंने ग्रामटोलॉजी पे भी बताया हुआ है और इन्होंने टेक्सचुअलिटी पे भी बताया है, बाइनरी अपोजिशन की इन्होंने बात की है। तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने दिए हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा है आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीतिक उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? तो पहले ऑप्शन है एम फूको, दूसरे हैं गिडेंस, तीसरे हैं पीटर बर्जर और चौथे हैं टी.एल. डम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फूको। इन्होंने जो है क्या कहा है कि आधुनिक व्यक्ति जो होता है वो एक पशु है जिसकी राजनीतिक उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो माइकल फूको की बात की जाए तो ये भी उत्तर आधुनिकवादी हैं, उत्तर आधुनिकता से संबंधित हैं और इन्होंने अपना जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें मुख्य रूप से इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के पुरातत्व की इन्होंने बात की थी। और इसके अलावा इन्होंने जो है ज्ञान और शक्ति पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और उत्तर आधुनिकता के बारे में इन्होंने जो बातें की हैं उसमें ये डिस्कोर्स यानी विमर्श पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ये जो बताते हैं कि उत्तर आधुनिकता में जो है उत्तर आधुनिक समाज जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? तो जो लोगों का विमर्श होता है, डिस्कोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इनका क्या कहना था कि उत्तर आधुनिक समाज जो है, इस समाज में जिसके पास ज्ञान है उसी के पास शक्ति है। यानी शक्तिशाली कौन है इस समाज में? जिसके पास ज्ञान है। जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और इनकी 3-4 पुस्तकें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कई बार पूछी भी गई हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हो गया, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिश। तो ये सारे इनके बुक हैं और इसी से संबंधित इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु अभी सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो पहले हैं बॉड्रिलार्ड, दूसरे हैं अल्रिच बेक, तीसरे हैं माइकल फूको और चौथे हैं लियोटार्ड। तो मृतक संस्कृति किसने बताया है? डेथ कल्चर की बात कौन करता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉड्रिलार्ड। तो बॉड्रिलार्ड जो हैं, इन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं उत्तर आधुनिकता से संबंधित। जैसे इनका जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा गया है कई बार, उपभोग बाजार, कंज्यूमर सोसाइटी की ये बात करते हैं। साइबरनेटिक मॉडल इन्होंने दिया है और इन्होंने जो है हाइपर रियलिटी का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा डेथ कल्चर की ये बात करते हैं, उपभोक्ता समाज की भी बात करते हैं, सिमुलेशन की बात करते हैं। तो ये सारे इनके जो कॉन्सेप्ट हैं। और इनके जो कुछ बुक्स के नाम हैं, जैसे कंज्यूमर सोसाइटी हो गया, ये इनकी बुक है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपको ये बुक नहीं पता है तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा इनकी एक और जो पुस्तक है, सिमुलेशन एंड सिमुलेशन, तो ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। बॉर्ड्यू का अभ्यास सिद्धांत मुख्य रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इनका जो अभ्यास सिद्धांत है वो किस पर मुख्य रूप से केंद्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है अनुकूलन सिद्धांत एवं क्रिया पर, दूसरा है सामाजिक क्रिया के एक प्रगतिशील सिद्धांत, तीसरा है बढ़ने वाले तथ्य मूल विभाजन, चौथे हैं विषयनिष्ठ एवं ज्ञान सापेक्षवाद के विरोध पर नियंत्रित स्थापित करने, और पांचवा है सांस्कृतिक पूंजी को समझने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सांस्कृतिक पूंजी को समझने। बॉर्ड्यू का जो अभ्यास सिद्धांत है वो मुख्य रूप से ध्यान देता है किस पे? सांस्कृतिक पूंजी को समझने पर। तो पियरे बॉर्ड्यू जो हैं ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल, यानी जो सांस्कृतिक पूंजी। इसके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक संरचनावाद का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और इनका जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन है, नेचुरल रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने हैबिटस के बारे में भी बताया था, ये भी इनका कॉन्सेप्ट है हैबिटस, जो कि इनकी पुस्तक जो है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में इन्होंने जो आदत होती है यानी हैबिट होती है उसके बारे में बताया है। और कल्चरल कैपिटल की बात तो इन्होंने की है। तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हो गए। और इनका जो है एक बुक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर एंड सोसाइटी भी इनकी पुस्तक है। डिस्टिंक्शन जो पुस्तक है ये कई बार पूछी गई है, अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, डिस्टिंक्शन इनकी बुक है। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये भी इनकी बुक है। तो ये सारी इनकी बुक है, आप जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों के निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने बताया है? तो पहले हैं एंथनी गिडेंस, दूसरे हैं आर बेंडिक्स, तीसरे हैं एच एम लिप्सिट और चौथे हैं एम एन श्रीनिवास। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथनी गिडेंस। तो एंथनी गिडेंस जो है इन्होंने आधुनिकता का अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने आधुनिकता को क्या कहा था? लेट मॉडर्निटी बताया था। इन्होंने आधुनिकता को विलंबित आधुनिकता को बताया था। और इसके अलावा इन्होंने रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की भी बात की थी। और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी इन्होंने दिया है। संरचनाकरण का जो इनका सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो क्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें रिटन क्वेश्चन में जो है आया था ये एंथनी गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत क्या है। और डबल हार्मोनिटी की ये बात करते हैं एंथनी गिडेंस। डुअलिटी की बात करते हैं, संरचना दैत द्विविधता जो होती है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं ये आधुनिक समाज में। तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हैं, इनके वर्ड हैं, आप जो है इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 20वीं शताब्दी में क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए। इनमें से किसने यह स्वीकार किया? पहले हैं एंथनी गिडेंस, दूसरे हैं रेमंड डेरा, तीसरे हैं इरविंग जैटलिन और चौथे हैं जोनाथन टर्नर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथनी गिडेंस। इन्होंने जो है जो अपना सिद्धांत दिया है आधुनिकता का
तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने मार्क्स की आलोचना की थी, अपना जो इन्होंने सिद्धांत दिया है। और ये एंथोनी गिडेंस जो है ये मार्क्सवादी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मार्क्स की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी अवधारणा अल्थ्यूजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला है परहितवाद, दूसरा है ज्ञान मीमांसी घटना यानी एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, तीसरा है दमनकारी राज्यतंत्र और चौथा है विचारधारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परहितवाद यानी अल्ट्रुइज्म जो है ये अल्थ्यूजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो अल्थ्यूजर के सिद्धांत से संबंधित हैं। लुई अल्थ्यूजर जो हैं ये जो है इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है ओवर डिटर्मिनेशन यानी जो अति निर्धारणवाद की बात करते हैं। साख समाज यानी जो क्रेडेंशियल सोसाइटी होती है इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और युवा मार्क्स और परिपक्व को मार्क्स में इन्होंने जो है मार्क्स को बांटा हुआ है। और अति निश्चयवाद यानी जो वही है ओवर डिटर्मिनेशन उसकी बात ये करते हैं। तो लुई अल्थ्यूजर जो है ये 9 मार्क्सवाद से संबंधित हैं और इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है फॉर मार्क्स। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता है? पहला है हेबर मार्क्स, दूसरा है हार्वे, तीसरे हैं डेरेंडर, चौथे हैं अल्थ्यूजर। तो अभी हमने जो है बात किया अल्थ्यूजर के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्थ्यूजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? पहले हैं दरिदा, दूसरे हैं अल्थ्यूजर, तीसरे हैं फूको, चौथे हैं हेबरमास। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेबरमास। हेबरमास जो है इन्होंने जो है क्या कहा है कि आदर्श कथन परिस्थिति जो होती है वो बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर देती है। तो हेबरमास जो है ये एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट माने जाते हैं यानी आलोचनात्मक सिद्धांतवेत्ता हैं ये, और ये जर्मनी से हैं और ये जो है उत्तर आधुनिकता के बहुत बड़े आलोचक हैं, यानी ये उत्तर आधुनिकता के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं। इनका कहना है कि अभी सही से आधुनिकता नहीं आई है और आप उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो है पब्लिक स्फीयर की बात की है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुद्दा इन्होंने उठाया था और इन्होंने ज्ञान और विज्ञान की भी विवेचना की है, ज्ञान और विज्ञान के बारे में भी बात करते हैं। और आधुनिक समाज में ये लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं, वैधीकरण का संकट बताते हैं ये आधुनिक समाज में। और पूंजीवादी समाज की भी ये बात करते हैं और पूंजीवादी समाज को इन्होंने मतलब उसकी 3 उपव्यवस्थाएं भी बताई थी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है हेबरमास को, तो आप इनको जरूर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सारे ही थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी थिंकर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया? तो पहले है कार्ल मार्क्स, दूसरे है मैक्स वेबर, तीसरे है इमाइल दुर्खिम और चौथे हैं टालकट पार्सन्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार सबसे पहले जो वास्तविक सामाजिक संश्लेषण है इसको किसने विकसित किया था? इसको किया था मैक्स वेबर ने। तो देखिए जेफरी अलेक्जेंडर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये 9 मार्क्सवाद जेफरी अलेक्जेंडर जो है वो 9 प्रकारवाद से संबंधित है, नियो फंक्शनलिज्म से मुख्य रूप से ये संबंधित हैं। और इनका जो सिद्धांत है बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं 9 प्रकारवाद का, इनका जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से है। और इनकी जो पुस्तक भी है बहुत सारी वो भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो पुस्तक है नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है। नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। और इनकी एक और पुस्तक है द ड्रामा ऑफ सोशल लाइफ, तो ये सारी इनकी पुस्तकें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और जेफरी अलेक्जेंडर को 9 प्रकारवाद का जनक माना जाता है, यानी इन्होंने मुख्य रूप से प्रकारवाद के विरोध में 9 प्रकारवाद का अपना सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? आर कोलिंस, कोजर, इमाइल दुर्खिम, एच ब्लूमर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर कोलिंस। यानी जो रेंडाल कोलिंस है ये किससे संबंधित है? तो जो संघर्षवादी सिद्धांत है ये उससे संबंधित है। और इन्होंने जो है मुख्य रूप से शक्ति का जो स्रोत होता है, रिसोर्स जो होता है, उसको इन्होंने मुख्य रूप से संघर्ष के लिए उत्तरदायी माना है। और जीरो सम सोर्ट जो है ये भी इन्होंने दिया था। और कोलिंस की कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि
वायलेंस अ माइक्रो सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये इन्होंने दिया था। सिचुएशनल स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये सारी इनकी पुस्तकें हैं और ये भी किससे संबंधित हैं, रेंडाल कोलिंस, तो ये भी एक संघर्षवादी हैं। ये इन्होंने कोजर का और मार्क्स का, यानी सभी का सिद्धांत इन्होंने उठा करके उसके बाद अपना सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया था। आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह किसका कथन है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं डेरेनडर्फ, तीसरे हैं जॉर्ज सीमेल और चौथे हैं लेविस कोजर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेविस कोजर। कोजर जो है ये प्रकारवादी संघर्षवादी माने जाते हैं, आपको पता होगा। और इन्होंने कहा है कि जो बाह्य संघर्ष समूह होता है वो एकता पैदा करता है। तो ये मतलब ये संघर्ष को अच्छा मानते हैं। इनका कहना है कि समाज में संघर्ष होना चाहिए, ये एक प्रकार का काम करता है, फंक्शन का काम करता है। और इनकी जो पुस्तक भी है इंपॉर्टेंट, जो इनकी बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी पूछी जाती है। और यही एक संघर्षवादी ऐसे हैं जो कि फंक्शन को अच्छा मानते हैं, मतलब इसीलिए इनको प्रकारवादी संघर्षवादी कहा जाता है। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे, तो इसीलिए अगर आगे से वीडियोज़ अगर सही नहीं आएंगे तो वीडियो बनाना बंद भी हो सकता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए और उनको भी बोलिए चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है, कोई भी चीज़ें आपको गलत लगती हैं, तो उसको भी आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप बोल सकते हैं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।